हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक। फिर से हम शुरू करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसका कि हम लेक्चर 3 करेंगे। हम लेक्चर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे, जहाँ पे हमने ऑल अबाउट ब्लड के बारे में करा था, प्लाज्मा पढ़ा था एंड फॉर्म एलिमेंट सारे पढ़े थे। और उसके बाद लेक्चर 2 हमने जो किया था उसमें हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेसिकली जो लेक्चर 3 है उसमें हम कंप्लीट करेंगे ल्यूकोसाइट विच इज़ अ डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट का जिसका कि दूसरा नाम है डब्ल्यूबीसी, जो कि बॉडी में हमारी बॉडी में मोस्टली जो है ना एक सोल्जर का काम करते हैं। सोल्जर का काम करते हैं दैट मीन्स कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो ये वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे ये एकदम जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वहाँ पे फैगोसाइटोसिस की रिएक्शन करते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या होता है भाई, कोई सेल किसी फॉरेन पार्टिकल को मार के खा जाना, सेल का खाना, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को मार के खा जाना, इट्स कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, विच इज अ सोल्जर सेल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें पर 100 ml में कितनी होती हैं, तो विच इज 6000 to 8000 पर mm³। हमेशा याद रखना, ये हमेशा 1000 में मिलती है और आरबीसी जो होती हैं वो आपकी लैक्स में मिलती हैं। ओके, नाउ रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी जो हमेशा होता है, ये नीट का बहुत अच्छा पीवाईक्यू है कि रेशियो कितना होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। पर अगर 100 ml ब्लड में बात करें तो 6:1, मतलब कि जो आपका बस फ़र्क इतना रहता है कि आरबीसी आपकी जो है वो मिलियंस में रहती हैं और ये डब्ल्यूबीसी हैं वो 1000 में रहती हैं। ठीक है, तो ये नीट का आपका पीवाईक्यू है, कई बार आया हुआ है, मुझे अभी ईयर मेंशन नहीं है, मैं बताऊंगी। ठीक है ना, कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें तो टर्मिनोलॉजी में एक आता है, ये 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज ल्यूकोसाइटोसिस, व्हाट इज अ ल्यूकोसाइटोसिस। सीधी सी बात है, जैसे कि आपने रेक्टोसाइटोपिनिया पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाए ड्यूरिंग इन्फेक्शन, सडन आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे आपकी बॉडी कैसे आपको मैनेज करेगी। तो सीधी सी बात है कि आपका जो ये डब्ल्यूबीसी जो कि आपके क्या करते हैं, सोल्जर का काम करते हैं अपनी बॉडी में। ये क्या करते हैं, उस जगह पे जाके डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ा देते हैं और जैसे ही डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ेगा तो ये इनके जो ये सैनिक है एक तरह के, जैसे सोल्जर, और ये क्या करते हैं उस फॉरेन पार्टिकल को या उस इन्फेक्शन को वहाँ पे जाके फैगोसाइटोसिस करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। दैट मीन्स कि डब्ल्यूबीसी के काउंट का अप हो जाना, इनरेज हो जाना, बढ़ जाना। सेकेंड टर्मिनोलॉजी व्हाट इज अ ल्यूकेमिया, डिजीज का नाम सुना होगा। डब्ल्यूबीसी ड्यूरिंग ब्लड कैंसर, मतलब कि अगर आपको ब्लड कैंसर है, ठीक है, दिस इज अ ल्यूकेमिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी की अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी बेटा। इतना ज्यादा डब्ल्यूबीसी बन जाएगा कि वो हमेशा फैगोसाइटिस कर करके सारे जो इन्फेक्शन उसको तो डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा, इसके अलावा भी कुछ सेल को भी डिस्ट्रॉय करने का काम कर देता है। तो ल्यूकेमिया क्या है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का काउंट तो बढ़ रहा है बट अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है बहुत ज़्यादा। अगर अनकंट्रोल ग्रोथ होगी तो वो भी आपके लिए नुकसान है, फिर वो पस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें कि इनका जो लाइफ टाइम होता है वो कितने टाइम का होता है, तो बात करें तो सम आवर्स से लेके ईयर्स तक का, मतलब कुछ घंटों से लेके कुछ 1 साल तक इसका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी को क्लासीफाई कैसे करना हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी का मतलब है कि भैया ये 2 तरह की हो सकती हैं, या तो ये ए ग्रेन्युलोसाइट हो सकती हैं या ग्रेन्युलोसाइट हो सकती हैं, मीन्स साइटोप्लाज्म में इनके ग्रेन्यूल हो सकता है, या विदाउट ग्रेन्यूल हो सकती हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में या तो ग्रेन्यूल होंगे या साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं होंगे। तो ए ग्रेन्युलोसाइट मीन्स विदाउट साइटोप्लाज्म। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट दैट मीन्स कि विद साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए ग्रेन्युलो एंड ग्रेन्युलोसाइट जो है इनको भी फर्दर हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ए ग्रेन्युलोसाइट जो है इनको हमने बांटा है किसमें, लिम्फोसाइट्स में एंड मोनोसाइट्स में। एंड
ग्रेन्युलोसाइट को फर्दर डिवाइड किया इओसिनोफिल में, बेसोफिल में एंड न्यूट्रोफिल में। अब देखो इसमें नीड के बेटा इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, पीवाईक्यू बनने वाले। सबसे पहले तो नीड में इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन जो आता है बेसिकली साइज और शेप को लेके आता है कि न्यूक्लियस का शेप कैसा है, ठीक है, देन साइज कैसा है एंड मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। तो हम बढ़ते हैं यहाँ। सबसे पहले हम बात करें ए ग्रेन्युलोसाइट में, मतलब कि एक ऐसी सेल जिसके उसमें क्या नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, विदाउट। तो इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट जो है इसका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है। इसका क्वेश्चन बहुत आता है नीट में, याद रखना। इसका न्यूक्लियस राउंड होता है और ये आपकी सेल, ब्लड सेल में पाई जाएंगी 20 to 25%। और इनका जो साइज होता है वो होता है 8 माइक्रोमीटर, ठीक है। राउंड होती हैं, 20 to 25% तक रहती हैं एंड 8 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। मोनोसाइट की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोनोसाइट क्या करती है, ये फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। फैगोसाइटोसिस मैंने आपको बता दें, सेल अगर कोई चीज़ खा रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो जहाँ पे भी इन्फेक्शन होगा, कोई सेल टूट रही है, बेकार है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोनोसाइट आके इकट्ठे हो जाते हैं और फैगोसाइटोसिस करने लगते हैं। मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है। ये भी एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 16 या 17 के आसपास आया है, ठीक है, ठीक है। इसका जो परसेंटेज है 6 to 8% है और इसका जो साइज है वो 18 माइक्रोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़े इओसिनोफिल पे। तो इओसिनोफिल का जो न्यूक्लियस है बेटा, ये याद रखना, जैसे हेडफोन वाला होता है ना शेप, हेडफोन टाइप का होता है, ठीक है। और इसका परसेंटेज आपकी ब्लड में मिल जाएगा 2 to 3%। साइज जो है 10 माइक्रोमीटर तक होती है। बेसोफिल की बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, दिस इज अ बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये दो न्यूक्लियस है, बाइलोब न्यूक्लियस होता है और इसका परसेंटेज वही है 5 to 7%। साइज की बात करें तो इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, इनका साइज फिक्स होता है, दे ऑल आर इन 10 माइक्रोमीटर। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है, ये क्वेश्चन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है और इसका परसेंटेज है 60 to 65%। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेटा यही पाई जाती है, सबसे ज़्यादा, और मिनिमम फिर ये है मैक्सिमम और ये है मिनिमम। तो मैक्सिमम की बात करें तो न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है एंड इनका परसेंटेज जो है ब्लड में 60 to 65%। क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी ऐसी सेल होती है जो PMNC होती है, दैट मीन्स की पॉलीमार्फिक न्यूक्लियस रखती है। तो पॉली मतलब कि बहुत सारा, मॉर्फिज्म शेप चेंज हो जाता है, न्यूक्लिएटेड सेल। तो पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लिएटेड सेल कौन सी होती है, आपकी न्यूट्रोफिल। ये क्वेश्चन बेटा नीट में आ चुका है और आएगा, क्योंकि वो समय पे ना बच्चे करना पॉलीमॉर्फिक सेल कौन सी होती है, सीधी सी बात है, आपकी जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो पॉलीमॉर्फिक सेल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फर्दर हम बात करते थे लिम्फोसाइट की। ग्रेन्युलोसाइट को हमने इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल में डिवाइड कर दिया। ए ग्रेन्युलोसाइट को हमने लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट में डिवाइड कर दिया। फर्दर जो लिम्फोसाइट हैं वो फिर से डिवाइड हो गए हैं टी लिम्फोसाइट में एंड बी लिम्फोसाइट, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। देखो बी लिम्फोसाइट क्या होता है बेटा, बी लिम्फोसाइट बनाती है हमारी प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। जब भी आपकी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन अटैक करता है, ठीक है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई आपकी बॉडी में कोई ऐसा इम्यून सिस्टम काम करे जो आपको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो वहाँ पे जो बी लिम्फोसाइट एज अ सोल्जर वहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, आरबीसी की सरफेस पे आके ऐसे चिपक गए, ठीक है, इकट्ठे हो गए और प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब ये प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी क्या होती है, जब भी एंटीजन के अगेंस्ट हमेशा एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। एंटीजन की बॉडी रिस्पॉन्स में हमेशा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। एंटीजन क्या है, एंटीजन एज अ फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में कोई चीज़ इफेक्ट कर रही है, एंट्री कर रही है, तो वो है हमारे लिए एंटीजन। तो उस एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी जो है वो बी लिम्फोसाइट तुरंत प्लाज्मा सेल बना लेती है एंड मेमोरी सेल बना लेती है। तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी हो गया, ठीक है। अब ये प्रोटेक्ट करेंगे इम्यून सिस्टम को आपके। देन मेमोरी सेल बनेगी। मेमोरी सेल क्या हो गए, एक तरह के
इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट होते हैं। देखो बेटा, मेमोरी सेल का बहुत ज़्यादा काम होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम इफेक्ट करता है, फर्स्ट टाइम कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आया तो ये आपकी प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल डेवलप हुई, बट ये मेमोरी सेल अभी इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगी। ये एंटीबॉडी बना लेगा, बट ये मेमोरी सेल इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट अभी ये इनएक्टिव रहेंगे, अभी ये बहुत ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करेंगे। ये ऐसे वर्क करते हैं कि शायद ऐसा काम करते हैं कि आपकी बॉडी में कोई दुश्मन आ गया तो ये उसको मेमोरी कर लेते हैं, पहचानते हैं, पहचानना शुरू कर लेते हैं। अब सेकेंड टाइम में वही बैक्टीरिया या वही वायरस जो है, अगर आपका सेकेंड टाइम में सेम बैक्टीरिया सेम वायरस फिर से आपकी बॉडी में एंटर करता है तो ये जो मेमोरी सेल होते हैं ये क्या करते हैं, IgG जो होती है ना एंटीबॉडी, वो बना लेते हैं, फिर ये डिस्ट्रॉय करने का काम कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स इसका ये, इसने मेमोरी सेल बना ली अपनी, मीन्स अपनी मेमोरी में इसने याद कर लिया, अच्छा ये बैक्टीरिया मेरे अंदर आ गया, अगली बार बताऊंगा इसको। सेम बैक्टीरिया जब दूसरी बार आएगा तो ये वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। तो जनरली जो है मेमोरी सेल जो होती है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो क्वेश्चन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पे आ जाता है कि मेमोरी सेल फर्स्ट रिस्पॉन्स में जो है बेटा वो एक तरह से इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट की तरह काम करती है जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। ठीक है, सेकेंडरी इम्यून सिस्टम जो होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स वही होता है कि अगर सेम बैक्टीरिया सेम वायरस दोबारा से आपकी बॉडी में एंटर कर जाए। आपने देखा होगा कभी किसी को निमोनिया हो गया या जॉन्डिस हो गया तो फर्स्ट टाइम में रिकवरी में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ना उस समय उसकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनी होती हैं। उस समय पे आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी नहीं बनी होती, उस समय आपका जो शरीर का इम्यून सिस्टम है वो उसको इतनी जल्दी पहचान नहीं पाता। तो उस बीमारी से आपको एक टाइम पीरियड भी होता है कि कवर करने में 20 से 25-30 दिन लग जाते हैं आपका जो बॉडी का इम्यून जो है वो एक्टिव होने में। लेकिन अगर वही जॉन्डिस या वही निमोनिया या कोई और भी डिजीज़ है दोबारा आपको होती है तो आप उसका जो क्योरिंग पीरियड होता है 6 to 7 डेज में उसको कवर करने लगते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि सेकेंड टाइम में मेमोरी सेल एक्टिव होती हैं। ठीक है, ओके। नाउ टी लिम्फोसाइट की बात कर लें। टी लिम्फोसाइट है, ये कई तरह की होती है। देखो TH, TK, TS, TM, THK, TM, ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था, अब तो आप लोग देख लो कैसे करना है। TH मतलब कि H हेल्पर सेल, ये क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं आपके पूरे इम्यून सिस्टम को। ठीक है। TK, दिस इज अ किलर सेल, वर्क करती हैं अगेंस्ट वायरस एंड कैंसर सेल के अगेंस्ट जो है ये वर्क करने का काम करती हैं। ठीक है। TS जिसको कि हम बोलते हैं T सप्रेसर, सप्रेसर का काम क्या करते हैं, जब ये जो किलर सेल होती हैं बहुत ज़्यादा कैंसर के टाइम में या किसी और वायरस के अगेंस्ट बढ़ने लगती हैं तो यही जो टी सप्रेसर हैं ये इसको सप्रेस करने का भी काम करती हैं। नहीं तो ये तो अनकंट्रोल बनती जाएंगी और किल करती जाएंगी। उसमें क्या होता है ना, कभी कभी अच्छी सेल भी चली जाती हैं। ठीक है। TM दैट इज अ मेमोरी सेल, मोस्टली वर्क करती है सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स पर। मोस्टली जो वैक्सीनेशन वाला टाइम होता है ना, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। वैक्सीनेशन जो है हमेशा ना इसीलिए सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में ही वर्क करता है। फर्स्ट टाइम जब कोरोना आया था तो वैक्सीन नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन उससे इफ़ेक्टेड हो गई थी। अब उनमें एंटीबॉडी बन चुके थे। ठीक है ना, तो एंटीबॉडी जब बन चुके थे तो अब आप कोविड की वैक्सीन सेकेंड टाइम में देखा तो वैक्सीन बहुत इसीलिए कंपलसरी कर दी गई थी। तो जब दोबारा में आपको मतलब कि सेकेंड टाइम में फिर से वही वेरिएंट आ रहा है, फिर से कोविड के दूसरे वेरिएंट आ रहे थे, तब उन्होंने क्या किया था कि वैक्सीन लॉन्च करी थी, जिससे कि सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में आपको वैक्सीन जो है वो आपकी बॉडी में एज अ एंटीजन वर्क करे। ठीक है। तो क्योंकि जब भी वो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करेगा तभी तो इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना वो एक्टिव होगा और एंटीबॉडी बनेगी आपकी बॉडी में। तो वैक्सीनेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स पे वर्क करती है, लाइक कोरोना वगैरह में आपने देखा होगा। तो आज का लेक्चर जो है वो था WBC का। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, ये काफ़ी बड़ा लेक्चर है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 4 में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।